नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है और चुनावी माहौल के बीच महिलाओं से जुड़े मुद्दे भी लगातार चर्चाओं में हैं। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू करेगी। लखनऊ में अखिलेश यादव और डिंपल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पार्टी से जुड़ी कई महिला नेताओं ने महिलाओं के मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसके बाद डिंपल यादव ने अपने भाषण में कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को 40,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी और हर साल ये रकम बढ़ती जाएगी। डिंपल यादव ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और समृद्धि की गारंटी होनी चाहिए। उन्होंने पीडीए का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें ए का मतलब आधी आबादी है। पार्टी महिलाओं की समृद्धि और उनके सम्मान के लिए लगातार काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के विचारों का सम्मान किया जाना जरूरी है। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद प्रिया सरोज, इकरा हसन, विधायक रागिनी सोनकर, पूजा शुक्ला और नसीम सोलंकी समेत कई महिला नेता मंच पर मौजूद रहीं। तो चुनाव से पहले सपा का यह ऐलान महिलाओं को केंद्र में रखकर अपनी चुनावी रणनीति मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। नारी शक्ति का विकास कहने से नहीं, उन्हें सच्चा प्रतिनिधित्व देने से होगा। पीडीए में आधी आबादी के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है। सशक्तिकरण यदि सामाजिक रूप से समानता देकर स्त्री को सशक्त करना है तो सबलीकरण आर्थिक रूप से स्त्री को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास होता है। स्त्री शब्द को इसीलिए लिया गया है क्योंकि बालिका, युवती, नारी, महिला कहने से उम्र का दायरा बन जाता है, जबकि स्त्री शब्द एक जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हर उम्र की स्त्री के लिए लागू हो सकता है। सम्मान शब्द को इसीलिए लिया गया है क्योंकि सम्मान तो हर स्त्री का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख प्रतिभूति यानी गारंटी होनी चाहिए। इसका किसी स्त्री की सामाजिक आर्थिक स्थिति से कोई संबंध नहीं होता। वो स्त्री है, इस नाते उसका सम्मान होना ही चाहिए। स्त्री को सामाजिक रूप से मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए स्त्री के सशक्तिकरण हेतु सम्मान समृद्धि से भी पहले आवश्यक है। समृद्धि शब्द को इसीलिए सम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा होना सिखाएगा। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत महिला लाभार्थियों को आधिकारिक पत्र वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लाभार्थी महिलाओं से मुलाकात की और योजना से मिलने वाले लाभ को लेकर जानकारी साझा की। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला लाभार्थी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं को योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। तो तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम को महिलाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिहाज से अहम माना जा रहा है। आधिकारिक पत्र मिलने के बाद लाभार्थियों में भी उत्साह देखने को मिला। तो दिल्ली सरकार की ओर से महिला कल्याण और आर्थिक सहायता से जुड़ी योजनाओं को लेकर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को आधिकारिक पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद अधिकारियों ने भी योजना से जुड़ी प्रक्रिया और लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। ये बहनें वो शक्ति हैं जो ना केवल अपने परिवार को शक्ति देती हैं बल्कि पूरे समाज को शक्ति देती है। और नरेंद्र मोदी जी तो यही कहते हैं, भाई देश को आगे बढ़ाना है तो इन बहनों को आगे बढ़ाओ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ। जब तक एक परिवार की महिला आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक वो तरक्की नहीं करेगी, जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा, देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और इसीलिए देखा है आपने, मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं उन सब की धुरी जो है वो परिवार की महिला है। कौन कौन सी योजनाएं ध्यान है? देखो भाई, ये जो तुम्हारी आदत थी ना, चावल के डब्बे में पैसे रख देना, फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे गद्दे के नीचे बाद में याद आते थे, कहीं रखे तो थे। तो मोदी जी ने
मुद्रा लोन की योजना शुरू करी, मोदी जी ने जनधन खाते की योजना शुरू करी ताकि बहनों को भी जीरो बैलेंस पे खाता खोलने की सुविधा मिले और जो पैसा इधर उधर रहता है सब ब्याज पे लग जाए और बहनों की इनकम भी बढ़े। तो मोदी जी ने बहनों के खाते खुलवाए। मोदी जी ने पूरे देश में बहनों के लिए इज्जत घर, शौचालय बनवाए जो देश के किसी नेता ने नहीं सोचा, कभी देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कि भाई लाखों करोड़ों बहनें जो गांव देहात में शहरों में भी खुले में शौच जाने के लिए मजबूर है, उनके लिए शौचालयों की जरूरत है। ये कभी किसी नेता ने नहीं सोचा था। किसने सोचा? वहीं लखनऊ से बेंगलुरु आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E231 को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अंतिम अप्रोच के दौरान क्रू को विमान में बम होने की धमकी के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद पायलट और क्रू ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जरूरी कदम उठाए। फ्लाइट ने सुबह करीब 9:40 पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। विमान के सुरक्षित उतरने के तुरंत बाद संबंधित अधिकारियों को बम की धमकी के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट अधिकारियों ने विमान की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों की तरफ से एसओपी के तहत विमान की पूरी तरह से तलाशी ली गई। विमान के अंदर के हिस्सों के साथ साथ सामान और अन्य जरूरी स्थानों की भी जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती तौर पर बम की धमकी को हॉक्स यानी कि फर्जी होने की आशंका है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं और विस्तृत जांच पूरी होने तक सभी जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं। फिलहाल विमान सुरक्षित है और जांच जारी है। अधिकारियों की विस्तृत जांच के बाद ही ये साफ होगा कि धमकी का स्रोत क्या था और ये वास्तविक थी या महज अफवाह। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है। वहीं नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। भोटेकोशी नदी के उफान में कई गांव और प्रोजेक्ट साइट्स बह गई। बाढ़ के कारण सीमावर्ती इलाकों में भी नुकसान की खबर है, जिसके बाद निचले इलाकों के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रसुआ के तिमुरे और सायाब्रू बेसी इलाकों में बाढ़ का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिला। भोटेकोशी नदी का पानी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके त्रिशूली नदी और मुगलिंग की ओर बढ़ने की आशंका है। प्रशासन ने आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और तुरंत सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है। तो आपको बता दें कि अचानक से आई बाढ़ के बाद प्रभावित इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर सड़कें और बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है, जिससे राहत और बचाव कार्य में चुनौतियां बढ़ गई हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बताया कि राहत और बचाव अभियान के लिए सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात किया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर, अतिरिक्त एम्बुलेंस और मेडिकल टीमों को भी भेजा जा रहा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह का जोखिम न लेने और तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। हालातों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दिल्ली के 25 नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया के पुनर्विकास को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि इन इलाकों को दोबारा विकास करना जरूरी है, क्योंकि यहां से निकलने वाला बिना ट्रीटमेंट का गंदा पानी सीधे यमुना में पहुंच रहा है। इससे नदी प्रदूषण के साथ कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या भी बढ़ रही है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने पाया कि पुनर्विकास की योजनाएं अलग अलग एजेंसियों के बीच भेजी जाती रही, लेकिन डीडीए की ओर से मंजूरी नहीं मिलने के कारण काम अटका रहा। कोर्ट ने विभागों के बीच तालमेल की कमी और नाराजगी जताई और तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। तो डीडीए के अतिरिक्त आयुक्त को 31 अगस्त को संबंधित विभागों की बैठक बुलाने को कहा गया है। वहीं समयपुर बादली के लिए नए सिरे से पुनर्विकास योजना तैयार होगी। कोर्ट ने 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं, जिनकी कुल क्षमता करीब 328 MGD होगी। तो ओखला के अबुल फजल ड्रेन पर सुरक्षा दीवार और ज़रूरत के अनुसार स्लैब लगाने के साथ नियमित डी स्लिटिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। वहीं गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में 24,85,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक और लूट की रकम में से 10,05,310 रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक 22 अगस्त को मेरठ निवासी मिलमान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दिल्ली मेरठ रोड पर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर तमंचे के बल पर 24,85,000 रुपए लूट लिए। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने 500 से 600 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मोबाइल लोकेशन समेत तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण भी किया। 25 अगस्त को बदमाशों की सूचना मिलने पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान
हुई मुठभेड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पूछताछ के बाद 3 अन्य आरोपियों को भी लूट की रकम के साथ पकड़ लिया गया। तो आरोपियों ने वारदात से पहले रेकी करने और कई साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश रचने की बात कबूल की है। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और वेव सिटी थाना और नगर जोन की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 22 तारीख को जो लूट की घटना कारित की गई थी, आज उसका सफल अनावरण किया है। इसमें कुल अब तक 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कल 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था और आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके नाम आसिफ, सद्दाम, आस मोहम्मद, ओसामा और नदीम है। इनके द्वारा इस घटना का षड्यंत्र रचा गया था और इस घटना को कारित किया गया था। लूटी हुई रकम में से 10 लाख रुपए की बरामदगी कर ली गई है। कुल जो लूटी हुई रकम थी वो 24 लाख रुपए थी। इसमें 6 अभियुक्त अभी भी शेष हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं और उन पर पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। शेष रकम की भी शीघ्र ही बरामदगी कर ली जाएगी। ये लोग पहले से इनसे परिचित भी थे। जो वादी पक्ष था, इसमें से एक वादी पक्ष का ड्राइवर था और एक उसका पड़ोसी था जो रेकी का काम करते थे। इसमें जो गाड़ी शामिल थी स्कॉर्पियो घटना कारित करने में, उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। इस सराहनीय कार्य के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत वहीं नोएडा के थाना 24 क्षेत्र के चौड़ा गांव में 14 वर्षीय आयुष शुक्ला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक असद नाम का युवक जन्मदिन की पार्टी देने के बहाने आयुष को घर से बाहर बुलाकर ले गया था। आरोप है कि इसके बाद असद ने चाकू से हमला कर आयुष की हत्या कर दी। आयुष की मां के अनुसार वारदात से पहले असद उसके घर आया था। उसने कहा था, आंटी खाना बनाकर रखना, मैं 2 मिनट में आयुष के साथ वापस आता हूं। इसके बाद असद आयुष को अपने साथ लेकर चला गया। कुछ समय बाद परिवार को आयुष की हत्या की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि घटना के बाद असद ने अपने दोस्तों से कथित तौर पर कहा कि उसने आयुष को मार डाला है। बेटे की मौत के बाद आयुष की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी असद की तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं। पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। वहीं बुलंदशहर कचहरी परिसर में तारीख पर पहुंची लड़की के भाई के साथ लड़के पक्ष के लोगों की तरफ से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि लड़के पक्ष के लोगों ने लड़की पक्ष के साथ सरेआम जमकर मारपीट की। इस दौरान कचहरी परिसर में काफ़ी देर तक हंगामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि लड़के पक्ष के लोगों ने लड़की के भाई पर लात घूंसों से हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंची पीड़ित लड़की और उसकी मां के साथ भी कथित तौर पर हाथापाई की गई। घटना के दौरान मां और बहन मदद के लिए चीखती रही, जबकि मौके पर मौजूद कई लोग मूक दर्शक बने रहे। कचहरी परिसर में हुई इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की ओर से कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल मारपीट की इस घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई और दोनों पक्षों के बीच विवाद की पूरी वजह सामने आना बाकी है। वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में पहली बार गंभीर हार्ट फेलियर से जूझ रहे 84 वर्षीय मरीज की लिंकिंग मिट्रल हार्ट वॉल्व का सफल इलाज मिनिमली इन्वेसिव मित्रा क्लिप प्रक्रिया से किया गया। मरीज का हृदय बेहद कमजोर था और उसकी पंपिंग क्षमता केवल 30 से 35% रह गई थी। ओपन हार्ट सर्जरी का जोखिम अधिक होने के कारण डॉक्टरों ने मित्रा क्लिप प्रक्रिया का सहारा लिया। मरीज का सिर्फ एक गुर्दा काम कर रहा था और हाल ही में उसके हृदय में 2 स्टंट भी डाले गए थे, जिससे सर्जरी का जोखिम और बढ़ गया था। डॉक्टर हरनीश सिंह भाटिया के नेतृत्व में फोर्टिस ग्रेटर नोएडा की कार्डियोलॉजी टीम ने ये जटिल प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। पैर की धमनी के रास्ते एक छोटे क्लिप को हृदय तक पहुंचाया गया और लीक कर रहे मिट्रल वॉल्व को रिपेयर किया गया। 3D इमेजिंग तकनीक की मदद से मित्रा क्लिप XTW G4 क्लिप को वॉल्व में सटीक तरीके से लगाया गया। प्रक्रिया के बाद वॉल्व से होने वाला रक्त रिसाव कम हुआ और मरीज के लक्षणों में सुधार देखा गया। सफल उपचार के बाद मरीज को स्थिर हालत में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टरों की निगरानी में उसका फॉलोअप जारी है। दोस्तों, हम इस वक्त फोर्टिस ग्रेटर नोएडा में हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव ये था कि बहुत ही नमस्कार। तो आज हम जिस पेशेंट की और जिस ऑपरेशन की बात करने जा रहे हैं, ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल प्रोसीजर है। बेसिकली हमारे पास एक 84 ईयर ओल्ड पेशेंट आए। उनको प्रॉब्लम थी सांस फूलने की। सांस उनकी इस कदर तक फूलती थी कि वो रात को लेटते ही सांस फूलने लग जाती थी उनकी, और चल भी नहीं पाते थे, कुछ काम भी नहीं कर पाते थे, और सोने के लिए भी उनको सर के नीचे 3 से 4 तकिए रख के सोना पड़ता था। बिना उसके वो सो नहीं पाते थे, उनकी सांस फूलने लगती थी। साथ ही साथ उनमें कोमोर्बिडिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि उनको सिंगल किडनी है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ जिसे हम कहते हैं, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम भी उनको था,
उनकी पहले एंजियोप्लास्टी भी हो रखी थी हार्ट की, वो भी क्रिटिकल आर्टरी की, लेफ्ट मेन टू एलईडी आर्टरी की एंजियोप्लास्टी हो रखी थी। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस उनको होते रहते थे। तो इन सभी कोमॉर्बिडिटीज़ को देखते हुए हमने उनका एवैल्यूएशन किया। एवैल्यूएशन करने में हमें पता चला कि उनके हार्ट के एक वाल्व, जिसे कि माइट्रल वाल्व कहते हैं, उसमें बहुत ही सीवियर लीकेज था। इस लीकेज की वजह से पानी उनके लंग्स में जा रहा था, आगे जाने की बजाय पानी लंग्स में जमा हो रहा था। जब भी वो लेटते थे तो ये पानी लंग्स में और ज़्यादा जमा होता था और उनकी सांस फूलती थी। तो उनका बॉडी वेट भी अप्रॉक्सीमेटली 40 किलो रह गया था, मतलब वो काफ़ी पतले भी हो चुके थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हार्ट के वाल्व के लीकेज का अमूमन इलाज होता है वो होता है ओपन हार्ट सर्जरी। हार्ट को खोल के आपको अंदर जाके वाल्व को बदलना पड़ता था। प्रॉब्लम इस सर्जरी में ये थी कि स्पेशली ओल्ड एज में, 80 प्लस की एज में, बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ ये बहुत ही हाई रिस्क सर्जरी होती थी। इतनी हाई रिस्क की इसमें सर्जरी के बाद बच पाने के चांसेस हार्डली 40 to 50% रहते थे। 50 to 60% मोर्टालिटी इसमें होती थी। दोस्तों, हम इस वक्त फोर्टिस ग्रेटर नोएडा में हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं बुलंदशहर में मिलावटखोरी की सूचना पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के गांव कलाखुरी स्थित चौधरी डेयरी पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम ने पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। बताया गया है कि पूर्व में डेयरी से पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। छापेमारी के दौरान हौदी में जमा गंदे पानी के बीच पनीर रखा मिला। ये देखकर सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड 2 ममता चौधरी ने डेयरी संचालक को जमकर फटकार लगाई। मौके पर यह हौदी को तोड़वा दिया गया। कार्रवाई के दौरान करीब 200 किलो पनीर को नष्ट कराया गया। आगामी त्योहारों को देखते हुए शासनादेश के तहत खाद्य विभाग की ओर से जिले में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की कार्रवाई से मिलावट खोरों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचे एक भाजपा नेता और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। आरोप है कि भाजपा नेता ने कार्रवाई रोकने के लिए अन्य भाजपा नेताओं से फोन पर सिफारिश कराई, लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई जारी रखी। खाद्य विभाग ने नमूनों को जांच के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैडम, जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में कलाखुरी में आज एक डेयरी पर छापामारी की गई है। क्या यहाँ पे पाया गया है और कितना माल यहाँ पे नष्ट किया गया है? हाँ, यहाँ एक चौधरी डेयरी है जो पिछले 10 सालों से चल रही है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पनीर बनता है। जब मौके पे पहुंचे तो बड़ी अनहाइजीनिक कंडीशन में पनीर पड़ा था। एकदम बहुत ही गंदगी से अनहाइजीनिक सिचुएशन में वो चीज़ें रखी गई थी। जिस टैंक में रखा था उस टैंक को भी हमने तुड़वाया है मौके पर, और उसमें लगभग 200 किलो पनीर खराब अवस्था में, अस्वस्थकर दशाओं में था। उसको हमने मौके पे विनष्ट करवाया है। तत्काल रूप से उसको निर्देश दिया है कारोबार संचालन रोकने का, और जब वो चीज़ों को सही कर लेगा, स्टील के बर्तनों में पनीर बनाना शुरू करेगा, भंडारण स्वस्थकर दशाओं में करेगा, तभी वो आगे उस दिशा में काम कर पाएगा। और जिस पनीर को नष्ट कराया उसका एक सैंपल भी हमने लिया है, वो जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। तो लगभग कितना माल यहाँ पे नष्ट किया गया है? लगभग 200। वहीं नोएडा में तेज बारिश के बाद महामाया फ्लाईओवर के नीचे भीषण जाम की स्थिति बन गई। बारिश और जलभराव के चलते सड़क पर वाहनों की रफ्तार थम गई और देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम के कारण महामाया फ्लाईओवर के आसपास यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। सड़क पर पानी जमा होने से वाहन चालकों को निकलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहन धीमी गति से आगे बढ़ते नजर आए, जबकि जाम के चलते लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लग रहा है। बारिश के दौरान महामाया फ्लाईओवर के आसपास जलभराव की समस्या पहले भी सामने आती रही है। तेज बारिश होने पर सड़क पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित हो जाता है और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ जाती है। फिलहाल बारिश और जलभराव के कारण क्षेत्र में यातायात प्रभावित है। वाहन चालकों को सावधानी से सफर करने की सलाह दी जा रही है। जाम के चलते लोगों को काफी देर तक सड़क पर फंसे रहना पड़ रहा है। वहीं रक्षाबंधन पर्व से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और संदिग्ध खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। विभाग की टीम ने जिले के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर जांच करते हुए करीब 100 किलो संदिग्ध बूंदी को सीज किया, जबकि प्रथम दृष्टया मिलावटी और प्रदूषित पाए गए करीब 200 किलो पनीर को मौके पर नष्ट करा दिया गया। खाद्य विभाग की टीम ने जेवर टोल प्लाजा, डीएनडी फ्लाईओवर, दादरी और ग्रेटर नोएडा वेस्ट समेत कई स्थानों पर खाद्य पदार्थों की जांच की। अभियान के दौरान पनीर, बूंदी, चिकन बिरयानी और प्याज कचौरी समेत कुल 9 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। जेवर टोल प्लाजा पर दिल्ली सप्लाई के लिए ले जाए जा रहे पनीर के 4 नमूने लिए गए। वहीं डीएनडी फ्लाईओवर पर भी पनीर का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित एक निर्माणशाला से बूंदी का नमूना लेने के बाद करीब 100 किलो बूंदी सीज की गई। दादरी में करीब 200 किलो पनीर प्रथम दृष्टया मिलावटी और प्रदूषित मिलने पर नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने रक्षाबंधन को देखते हुए आगे भी जांच अभियान जारी रखने की बात कही है। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर के
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें लगातार सक्रिय हैं और इसी क्रम में 24 की रात को 25 आज अगस्त को कुल 9 नमूने संग्रहित करके जांच हेतु भेजे जा रहे हैं। टोल नाका जो है जेवर टोल नाका है और DND फ्लाईओवर है, अन्य टोल नाका है, उन पे हमारी टीमें रात की भी चेकिंग कर रही हैं। चेकिंग के दौरान आने वाली गाड़ियों को चेक कर रही हैं और वहाँ से नमूने संग्रहित किए जा रहे हैं। एक जगह पुस्ता में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आज़ाद की लड्डू निर्माणशाला थी, वहाँ पर जो बूंदी बनाई जा रही थी प्रथम दृष्टया अधिक कलर होने और जो बूंदी थी वो अपरिष्कृत प्रतीत होने पर नमूना लेकर के शेष लगभग 100 किलोग्राम बूंदी को सीज किया गया है। आज सुबह दादरी में एक वैगनआर गाड़ी से लगभग 200 किलोग्राम पनीर दिल्ली से लाया जा रहा था, जो कि मेवात हरियाणा से निर्मित बताया। वहीं थाना भवन चौक बाजार स्थित अग्रवाल धर्मशाला में श्री सनातन शिव शक्ति हनुमान मंडल के तत्वाधान में आयोजित श्री राम कथा में श्रद्धालुओं ने भक्ति, मर्यादा और समर्पण से ओतप्रोत प्रसंगों का श्रवण किया। कथा व्यास श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर दिव्य योगी राज राजेश्वर महाराज ने अरण्यकांड और सुंदरकांड के प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन करते हुए जीवन में धैर्य, भक्ति, सेवा और आत्मविश्वास का महत्व बताया। महामंडलेश्वर राजेश्वर महाराज ने कहा कि अरण्यकांड जीवन की कठिन परिस्थितियों में धैर्य और आंतरिक साधना का संदेश देता है। शबरी प्रसंग के माध्यम से उन्होंने बताया कि भक्ति में जाति पाति या ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता, बल्कि सच्चा भाव और समर्पण ही सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियां मनुष्य की कमजोरी नहीं बल्कि उसके धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा होती है। सुंदरकांड की व्याख्या करते हुए महाराज ने कहा कि हनुमान जी की अटूट भक्ति, साहस और सेवा भाव सभी के लिए प्रेरणादायी है। समुद्र लांघने और लंका में प्रवेश के प्रसंग से उन्होंने समझाया कि बाधाओं से अधिक मनुष्य के भीतर का भय उसे रोकता है। प्रभु भक्ति भय को समाप्त कर आत्मविश्वास और साहस प्रदान करती है। लंका दहन को अहंकार, लोभ और मोह जैसे विकारों के अंत का प्रतीक बताते हुए उन्होंने कहा कि शक्ति सेवा के लिए और सफलता प्रभु को समर्पित करने के लिए होनी चाहिए। कथा के दौरान भजनों और जयकारों से धर्मशाला भक्तिमय हो गई। मंच संचालन प्राचार्य रवि तायल ने किया तो यजमान संजय कश्यप एवं सुनील सैनी रहे। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु भी मौजूद रहे। वहीं थाना भवन में मंगलवार को थाना भवन क्षेत्र में अचानक हुई झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली। तो दोपहर बाद आसमान में घने बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होने से मौसम सुहाना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में पड़ रही तेज गर्मी और उमस के कारण लोग बेहाल थे। मंगलवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट बदली और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। बारिश होते ही लोगों के चेहरे खिल उठे। बच्चों और युवाओं ने बारिश का जमकर आनंद लिया। तेज बारिश के कारण कुछ समय के लिए सड़कों और बाजारों में आवाजाही प्रभावित हुई। हालांकि गर्मी से राहत मिलने के कारण लोगों ने इसे परेशानी के बजाय राहत के तौर पर लिया। कई लोग बारिश का आनंद लेते हुए नजर आए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि लंबे समय से उमस भरी गर्मी से परेशान वो लोग थे। अचानक हुई तेज बारिश से तापमान में गिरावट आई और मौसम काफ़ी सुहावना हो गया। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे गर्मी से और राहत मिल सकेगी। तो नोएडा में पिछले करीब आधे घंटे से तेज बारिश का दौर लगातार जारी देखने को मिला। लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने का खतरा बढ़ गया। तेज बारिश का असर निचले इलाकों और प्रमुख सड़कों पर भी देखने को मिला। तो जलभराव होने की स्थिति में वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। बारिश के कारण सड़क पर विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन चालकों के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में लोगों से मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और बारिश के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने को प्राथमिकता दें। वाहन चालक पानी भरी सड़कों पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने से बचे। फिलहाल नोएडा में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। तो विकेट के पीछे ऋषभ पंत हो और मैच में कोई हलचल ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। चोट के कारण पंत शुरुआती 2 दिन विकेट कीपिंग नहीं कर पाए, लेकिन चौथे दिन फिट होकर विकेट के पीछे लौटते ही उन्होंने अपना असर दिखा दिया। पंत ने श्रीलंका के शतकवीर सोनल दिनुशा को अपनी बातों में उलझा कर आउट करा लिया। सोनल दिनुशा 103 रन बनाकर नाबाद थे और ऐसा लग रहा था कि वो श्रीलंका को फॉलो ऑन से बचा लेंगे। तभी पंत ने विकेट के पीछे से उनसे कहा, हर बॉल को रोक रहे हो, एक छक्का लगाओ और अपने देश को फॉलोअप से बचाओ। दिनुशा ने जवाब दिया, जब मुझे लगेगा तब छक्का लगाऊंगा, आप अपने काम पर ध्यान दो। इसके तुरंत बाद
दिनुषा ने सारांश जैन की गेंद को डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर गई और केएल राहुल ने कैच पकड़ लिया। तो दिनुषा 103 रन पर आउट हुए और श्रीलंका फॉलो ऑन बचाने से सिर्फ 14 रन दूर रह गया। इससे पहले तीसरे दिन सरफराज खान ने भी स्लेजिंग से श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डिसिल्वा का ध्यान भटकाया था। शॉर्ट लेग पर खड़े सरफराज ने उनसे कहा था कि आप कप्तान हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, डरो मत। 2 गेंद बाद धनंजय स्लिप में कैच आउट हो गए। टेस्ट क्रिकेट में गेंद और बल्ले के साथ मानसिक खेल भी बेहद अहम होता है और भारतीय खिलाड़ियों ने कोलंबो टेस्ट में इसका शानदार उदाहरण पेश किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।